आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है कर्नल आर.एस.एन. सिंह जी और हम चर्चा करेंगे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आपको सबको याद भी दिला रहा हूँ कि इस समय धर्मापड़ जो हमारा जयपुर डायलॉग्स का मर्चेंडाइज स्टोर है, उसमें आपके पास कंप्लीट विंटर लाइन ऑफ क्लोथिंग अवेलेबल है, जिसमें कि आपको जैकेट्स मिल जाएंगी, हुडीज मिल जाएंगी। उसके अतिरिक्त कुर्ते, शॉर्ट एंड लॉन्ग, टी शर्ट्स, नॉर्मल और पोलो सब आपके पास मिल जाएंगे। मग्स, कैलेंडर्स इत्यादि सब है। और अभी स्टॉक चूंकि जयपुर डायलॉग्स के एनुअल समिट के लिए बना था, तो अभी उपलब्ध है, तो इसका आप लोग लाभ उठाएं। तो मैं चलता हूं कर्नल सिंह के पास। स्वागत है आपका कर्नल सिंह। नमस्कार सर, नमस्कार। और क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट जो है वो ऐसी एक घटना हो गई है जिसके बारे में आपसे बात करना तो अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि आपके पास इसका जो पास्ट है, जो प्रेजेंट है और फ्यूचर है, सबकी जानकारी है। तो अब ये बताएं कि ये ब्लास्ट जो है ये हुआ, तो मुझे तो लग रहा है कि एक्सीडेंटल हुआ और कुछ लोग कह रहे हैं कि पैनिक में किया गया है या पैनिक में ही एक्सीडेंट हो गया, जो भी हुआ। लेकिन ये जो पकड़ा गया है वो ऐसा लगता है कि एक लकी ब्रेक ही था और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो है इसको पहले से देख पाने में संभवतः कहीं चूक रही है। आप क्या सोचते आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। एक बहुत सफल जयपुर डायलॉग्स का ये पांचवा या छठा संस्करण था। हैं? दसवां और सर, दसवां है। सॉरी, दसवां संस्करण था। और बहुत सफलतापूर्वक और बड़े हर संस्करण पहले से बेहतर मुझे लगता है। लेकिन आपका जब ये संस्करण खत्म हुआ तो उसका तुरंत उसी दिन से ये सब पूरा शुरू हो गया। दिस ह्यूज नेटवर्क जो बना हुआ था ये जिहादियों का। देखिए क्या है कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो प्री मेच्योर ब्लास्ट था या ये था, एक बात तो साफ है कि क्रेटर नहीं बना। तो क्रेटर नहीं बनने का कारण यही होता है कि जो उसकी क्षमता जो थी, जितना एक्सप्लोसिव था, वो क्षमता, उसका पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि जो जब इतनी बड़ी मात्रा में आप एक्सप्लोसिव रखते हैं तो यू हैव टू हैव अ चेन ऑफ डिटोनेशंस। छोटा डिटोनेशन, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कहीं पे कुछ ये हुआ, लेकिन फिर भी इतना था कि मेरे पास एक आते हैं यहाँ पे, इस बाय फोटोग्राफर और 24x7 भी चलाता है वो, आप शायद मिले भी होंगे। उनका घर है जो वहां पे 600 मीटर दूर, ये तो जहाँ पे धमाका पब्लिक हुआ। पब्लिक पब्लिक 24/7 वाले। हाँ, पब्लिक 24x7 वाले, राजकमल नाम है उनका। जी जी जी। तो उससे उसने मुझे कहा कि सर, ये जो मेरा घर हिल गया था पूरा, हम्म। मतलब 600 मीटर दूर। तो अब ये बातें हैं सीसीटीवी फुटेज पे कि प्री मेच्योर हुआ, एक इंटेंडेड ब्लास्ट हुआ है। जो जो बॉम्बर जो था वो अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट इसको हम ज्यादा बाल की खाल नहीं उखाड़ेंगे। एक जिहादी हमला था, और इस जिहादी हमले में के पहले आप देखेंगे तो पूरा नेटवर्क जो है एक, वो अनरेवल हुआ है। इस धमाके के एक दिन पहले गुजरात का है। इस हमले के एक दिन पहले भी फरीदाबाद से कुछ इनपुट्स आए हैं। तो ये जो इनपुट्स आते हैं हमारे प्रेस के पास, तो क्या आप समझते हैं कि ये क्या कोई बहुत बड़ा
इनका जर्नलिस्टिक वो एफिशिएंसी या उनकी काबिलियत है वो नहीं होता है। आप तो सरकार में रह चुके हैं, कई चीजें सरकार भी फीड करती हैं, और इसका कारण ये होता है कि लोगों को थोड़ा सचेत किया जाए, और जो आगे जो कार्रवाई करने वाले हैं, जो भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको भी कॉशन कर दिया जाए कि यू आर बीइंग फॉलोड, योर नेटवर्क इज बीइंग अनरेवल्ड। तो ये पहले से ये आ रहा है, काफी कुछ अनरेवल हो चुका था इसके पहले। ये जो रेड फोर्ट में जो हुआ है उसके पहले। अब ये देखिए कि ये भी बात जाहिर है कि रेड फोर्ट को क्यों चुना गया। रेड फोर्ट को इसीलिए चुना गया था कि जस्ट एज इन पहलगांव में कि सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से वो वहां पे टूरिस्ट आए थे, तो पूरे हिंदुस्तान को मैसेज भेजना था। उसी तरीके से रेड फोर्ट एक आइकॉनिक जगह है, वहां से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज भेजना था। तो ये कितना 2012 में मेरे ख्याल से पिछला एक अटैक हुआ था यहाँ पे, जिहादी अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ दिल्ली में। उसके बाद से ये मेजर बॉम्ब अटैक है, कोई 12-13 साल के बाद। पहली बात। दूसरी बात कि जो पहले जिहादी हमले होते रहे हैं उसमें और इनमें क्या फर्क है। तो एक सबसे बड़ा फर्क है कि हमने देखा कि ये डॉक्टर्स का इस्तेमाल, डॉक्टर्स का इंडोक्ट्रिनेशन, डॉक्टर्स को आ, उनका उनका पूरा एक नेटवर्क बनाना, ये एक नई बात है। और ये उस मिथ को बिल्कुल ये एक्सप्लोड कर देती है कि जी। पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी इज लिंक्ड टू टेररिज्म। ठीक है, इसको तो ये बिल्कुल मतलब वो अब मिथ रह गया। हालांकि इसमें मुझे कोई शक नहीं था। मुझे याद है कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक वो उनका सर्वे था। सो दे हैड कम आउट विद द फिगर्स दैट 70% ऑफ द जिहादीज जो अटैक्स हुए हैं, दे हैव बीन परपेट्रेटेड बाय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो इसका लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग क्या होता है सर? पढ़े लिखे लोग, ज्ञान हासिल करना और विजडम होना, वो अब बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बचपन से ही अगर आप वायर्ड हैं उस तरीके से, किसी विचार जिहादी जैसी विचारधारा में वायर्ड है, तो आपको हर चीज जो है वो, हर चीज को आप फिर उसी नजरिए से देखें। अगर मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है तो आप सोचेंगे अच्छा, इसको टेरर के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, इसको मारने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। कोई एक ऐसा ये होता है, वो कहता है कि भाई इसको कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि हु हैव प्रोक्लिविटीज टू बी करप्ट, और जो बहुत ज्यादा मनी से अट्रैक्ट होते हैं, तो हर चीज, हर हर कोई एक छोटा सा कोई एक प्रपोजल आता है तो वो पहले स्मेल करने लगते हैं कि इसमें इसमें मेरा मैं कितना इसमें हासिल कर सकता हूँ इससे। तो सिमिलरली इनके भी वैसे ही विचारधारा है। सो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, ये सब तो ये प्रोफेशन है भाई। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर कैरेक्टर। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रोफेशन है, कुछ उसका असर आपके चरित्र पे पड़ता है, लेकिन जिहादियों पर नहीं पड़ता है। ये तो साफ जाहिर हो गया। तो दूसरी ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ये डॉक्टर्स का इस्तेमाल। अब मैं ये सोच रहा था दीक्षित साहब की, ये डॉक्टर्स का क्या, ये व्हाई दिस रिक्रूटमेंट एंड इंडोक्ट्रिनेशन एंड जिहादीकरण ऑफ द डॉक्टर्स, और इनको सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए नहीं तैयार किया गया है, इतना आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि दे आर टू बिग एसेट्स, very valuable jihadi assets to be turned into suicide bombers। नहीं, सुसाइड बॉम्बर्स के लिए इनको नहीं ये किया गया है। आज मैं एक साई दीपक को सुन रहा था,
तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है तो आप सबसे पहले आप ब्लेम करते हैं कि जिसने किया, कहाँ पे लश्कर तोयबा का है, जैश ए मोहम्मद का है। जो ग्राउंड जो इनके जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो मदरसे के प्रोडक्ट्स। लेकिन उसके ऊपर एक लेयर होता है जो कि इनको ऊपर वाला जो एक इमीडिएट ऊपर अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए तो उसके ऊपर वाले सर्कल में वो लोग होते हैं जो इनको रेडिकलाइज करते हैं। अभी डॉक्टरों को रेडिकलाइज कौन किया? अल फला यूनिवर्सिटी में कहता है एक वहां पे मौलवी था, वो मेडिकल का भी काम करता था, कोई श्रीनगर में था, वो भी मतलब सारे के सारे एक मिनट में टोकूंगा इसमें आपको थोड़ा सा, प्लीज हाँ, परमिट मी। हाँ, ये जो है ना, ये जो कि साहब के ऊपर वाले रेडिकलाइज करते हैं और दूसरे वो कुछ करते हैं, वो तो पूरा का पूरा जो बड़ी किताब है जिसपे सब चलते हैं, वो अगर कोई ढंग से पढ़ेगा तो फिर किसी और दूसरे के रेडिकलाइज करने की आवश्यकता क्या है? एक बात। दूसरी बात, जितने भी जो मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर ऑल लेड बाय हाईली क्वालिफाइड पीपल। मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल ब्रदरहुड, बिल्कुल। हसन उल बन्ना क्या था? सैयद कुतुब क्या था? अबुल अला मौदूदी क्या था? मुस्लिम ब्रदरहुड इज द मोस्ट, आई शुड से, द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल कि भाई ये जो पढ़े लिखे लोग हैं यही चलाते हैं। ओसामा बिन लादेन क्या था? इंजीनियर था। अल बगदादी क्या था? पीएचडी स्कॉलर था, पीएचडी था बल्कि। ही हैड अ डॉक्टरेट इन इस्लामिक स्टडीज। तो तो वही कह रहे हैं ना सर कि जो ये जो इस्लामिक है ना, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट जो आपने शाही दीपक को जिसको कहा, ये तो मतलब I एनीवे don't दैट put इज much store on तो that because the book itself is so radical कि आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है रेडिकलाइज करने की। ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट टू एंड टू टुगेदर। लोगों को किताब से दो चार करा देना है बस कि भाई आप जो है वो जरा इस किताब को देख लो, बस दैट्स ऑल। सर जी। कोई बिल्कुल सही बात है कि एक किताब जितने भी वन बुक रिलीजन्स है, जब कोई वो दूसरा बुक ही को नहीं मानते हैं तो चाहे आप पीएचडी हो चाहे कुछ भी हो, नेचुरली वो तो बस अपनी किताब को मानते हैं, बाकी सब किताब को या तो काफिर मानते हैं या दूसरे किताबों को फॉलो करने वाले को वो पापी मानते हैं। और वहीं पर ये फर्क आ जाता है। ये थोड़ा सा मैं इस पे हल्का सा डाइग्रेस करूंगा कि मेरा अपना मानना है कि ये दुनिया का तबाही तब से शुरू हो गया जब ये मोनोथिस्ट रिलीजन्स आने लगे। जब तक इस धरती पे पॉलिथिज्म था, ठीक है, बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे और इतने हाईली इवॉल्व सिविलाइजेशंस कि आप सोचो कि हमारे यहाँ साहब पंथ और संप्रदाय इसलिए तैयार हो गए केवल मोक्ष के नाम पे। दैट मीन्स दे वर कन्विंस्ड अबाउट एवरीथिंग, रेस्ट एवरीथिंग। भाई जैन जो ये पंथ निकला ही क्या है, इन्होंने एक वैश्य को बोला कि हम तुमको भी मोक्ष दिलवाएंगे। तो इतने हाईली इवॉल्व सिविलाइजेशंस। आप अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन का देखो तो वो मतलब वो कॉस्मोलॉजी से उनका कितना गहरा रिश्ता था। जस्ट बिकॉज आप जो उसको जानते नहीं है, अभी मॉडर्न जिसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं वो अभी तक वहां पहुंचा नहीं, मतलब हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशंस। उसके बाद आप पर्शियन सिविलाइजेशन का देख लो, और फिर ऑफ कोर्स द इंडियन सिविलाइजेशन, द चाइनीज। उस पर एक लाके ये वन बुक वाले जो है ना, ये वन बुक वाले, सो वायलेंस, वायलेंस, हेट्रेड एंड वायलेंस इज इनहेरेंट। क्यों कन्वर्जेंस करते हैं क्रिश्चियंस? कहते नहीं ये किताब के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। आप ठीक है, आप रिस्पेक्ट के योग्य होंगे, लेकिन आपको साल्वेशन नहीं मिलेगा इफ यू डोंट डाई एज अ क्रिश्चियन। बात साफ है। तो इट इज इनहेरेंट
तो ये हम आपके दर्शकों को ये बता दें कि ये जो मोनोथीस्ट रिलीजन है ये दुनिया में सबसे बड़े, मतलब ये झूठ, पाप, वायलेंस, टेररिज्म का, मतलब ये किताबें जो हैं दे आर द मेन सोर्स। सो दीक्षित साहब आपने कुछ गलत नहीं बोला। दूसरी तो तीसरे लेयर पे कहते हैं कि भाई जो इंटेलेक्चुअल्स इनको कवर कर देते हैं उनकी बात तो वहां तक तो हमारी कानून के हाथ पहुंच नहीं जा पाते हैं। और उसके ऊपर वाले लेयर में पॉलिटिशियंस एंड वोट बैंक, और आखिरी लेयर में एक्सटर्नल प्लेयर्स। तो एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल प्लेयर्स को कुछ भी हुआ, एक्सटर्नल प्लेयर्स को ये कर दो, वो ठीक है, मैं मानता हूं कि एक्सटर्नल प्लेयर्स का हाथ है, लेकिन टू कॉल आउट द इंटरनल प्लेयर्स, ये इससे सब लोग कतराते हैं। क्या बिना अंदर के पाकिस्तान के ये संभव हो सकता था? क्या प्रॉक्सी वॉर बिना अंदर के पाकिस्तान के संभव है? क्या यहां से जो ये देवबंदी विचारधारा और ये क्या आपके बरेलवी विचारधारा जो है, क्या ये मतलब ये मोहब्बत का पैगाम लेके घुसी पाकिस्तान में, और वहां से फिर इसको मॉडिफाई करके इसको और भी मोहब्बत वाला मजहब बना के आपके पास एक्सपोर्ट किया गया, री एक्सपोर्ट किया गया? तो अंदर वाली जो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो अंदर के जो फैसिलिटेटर्स हैं उसमें आपके लॉयर्स हैं, उसके आपके बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देखिएगा कितने लोग आ जाएंगे। आज भी कश्मीर में बड़ा हंगामा हो रहा है उसको लेके, ये तत्व बिल्कुल सड़कों पे आ गए हैं वहां पे। तो सर हाँ, ये है कि हमारे बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। और अभी देखिएगा आपके लुटियंस दिल्ली में कितने तरह की आवाजें आएंगी अभी ये करके, पूरा उस पूरे उसको बिल्कुल उसको धूमिल करके दिखाने की कोशिश की जाएगी। कुछ कंपैरिजंस कर दिए जाएंगे कि उनके जमाने में तो ये था, हमारे जमाने में एक कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो तो क्या करें, क्या करें? ये जो 6 5 6 जो पकड़े गए हैं इनका क्या बता दें, इनको हिंदू बता दें, क्या करें? अभी अभी एक प्रेस रिलीज आई है, सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी, वी ए ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड इंडियन मुस्लिम स्ट्रांगली कंडेम। ये है, इनको कंडेम करने में भी 2 दिन लग गए। और उसमें कौन है साहब? ये सारे के सारे कवर फायर देने वाले डॉक्टर SY कुरैशी, हाँ 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 हाँ। वो वही है सर, लेफ्टिनेंट जो वो जनरल जमीरुद्दीन शाह। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो सुनिए इंटेलेक्चुअल्स नाम, वही हैं। पूरे नाम सुन लीजिए, जी पूरे नाम सुन लीजिए। जी जी। डॉक्टर डॉक्टर SY कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, डॉक्टर नजीब जंग और शाहिद सिद्दीकी और सईद मुस्तफ़ा शेरवानी। ये 5 लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। और इसका अगला क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ कि नहीं 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 भाई, प्लीज प्लीज डू नॉट एसोसिएट टेररिज्म विद रिलीजन। ये जो थे ये भटके हुए नौजवान थे, और ये भटके हुए नौजवानों को वहीं तक के रहना दिया जाए। प्लीज डू नॉट कंडेम ऑल मुस्लिम्स, वी हैव ऑलरेडी कंडेम्ड द एक्ट। ये आने वाला है इसके तो बाद। सर ये क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। जो इंटेलेक्चुअल्स ये कवर फायर देते हैं सर, ये और इसको वो कोट ट्वीट किया है शशि थरूर ने। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल्स का कवर फायर दे रहे हैं, और हर बार ऐसा ही होता है। सर छोड़ दीजिए, और दुनिया, मिडिल ईस्ट का, आई रिमेम्बर सऊदी अरेबिया टेलिंग द फ्रेंच गवर्नमेंट कि भैया ये तुम कैसे तत्व अपने यहां आने दे रहे हो यार, हमने इनको भगा दिया, तुमको ये नहीं मालूम है तुम किसको ले रहे हो? तमाम जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो कह रहे हैं कि भाई इन तत्वों से आप बच के रहना। आपने वो तो उसने तबलीगी जमात को बैन कर दिया सऊदी अरेबिया ने। आपके यहां तबलीगी जमात चल रहा है?
हाँ, बिल्कुल। तबलीगी जमात तो यूएई में भी बैंड है, सऊदी में भी हाँ, बैंड है, हाँ, मुस्लिम तो ब्रदरहुड बैंड है, सारी तो जगहों पे है। सर, तो यहाँ कतर यहाँ के पे क्या अलावा है? कतर के अलावा पूरे अरब वर्ल्ड में आपकी जी, मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है। उसके बाद सर ये अभी इटली में बुर्का बैन कर दिया, फ्रांस में पहले से बुर्का बैन है। और अभी क्या हुआ है, ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की मैं जो बात कर रहा हूँ, सॉरी ये डॉक्टर्स की मैंने बात कर रहा था, कि ये सबसे एक कोई नई डेवलपमेंट है ये डॉक्टर्स की। दीक्षित साहब, आप क्यों सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स को रिक्रूट किया गया है? इट इज नॉट दैट इसका बड़ा वो क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा अगर कोई डॉक्टर फिदाइल हो जाता है। इनको रिक्रूट किया गया है फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। अब मैं वो जो शख्स पकड़ा गया है अहमदाबाद से, जिसका नाम है ये मुज़म्मिल मोहिद्दीन, क्या है? मोइनुद्दीन नहीं सैयद, नहीं, अहमद मोइनुद्दीन सैयद। अहमद मोहिद्दीन सैयद, ये इसने एमबीबीएस चाइना से किया है, ठीक है, आपको मालूम है। और इसके पास ढेर सारा वो सामान था, क्या ये कैस्टर उसका बीन्स का, उससे वो राइसिन निकालने के लिए उसने शायद ये बोला है कि इंट्रोगेशन में कि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ था उसको वो टॉक्सिक को सेपरेट करने में, ये उसने कहा है। लेकिन आपको मालूम है ये कितना डेंजरस है? इसकी टॉक्सिसिटी का कोई एंटीडोट नहीं है। ये एरोसोल फॉर्म में और पानी के फॉर्म में इसको डिसेमिनेट किया जाता है। और उसने ये भी माना है इंटरोगेशन में कि उसका उद्देश्य था, उसका ऑब्जेक्टिव था भारत के पाइपलाइंस पे, पानी के जो पाइपलाइंस है वाटर सप्लाई सिस्टम में, ए, ए, इसको वेपनाइज करके इसको यूज करने का। फिर उसने, आपको मालूम है, उसने इंटरोगेशन में ये बेबी बोला है कि मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जहां प्रसाद बांटे जाते हैं, जी हाँ। उसमें इसका मिलान, इसको मिलाने का उनकी 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 योजना थी। तो अभी लोग 3,000 किलो, 2,900 kgs इसकी तो बात कर रहे हैं, ये एक्सप्लोसिव्स की, अमोनियम नाइट्रेट की। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये इतनी भारी मात्रा में उसके पास ये सामग्री थी, पार्सल से आता था इसको, कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर वो अनलीश करने में सक्सेसफुल हो जाता है ये राइसिन से, आप सोचिए हिंदुस्तान का क्या होता। और ये इसने एमबीबीएस कहाँ पढ़ा है सर? चाइना में। आपको मालूम है कि चाइना में बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब वो तो गढ़ है एक तरह से। कोविड के टाइम में भी कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी चाइना को लेकर, वहां से आया है वो। तो ये एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट है। और वो छोड़िए, ये डॉक्टर शाहीन सैयद जो है, ठीक है सर, ये शी वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए इससे बढ़िया कैंडिडेट रिक्रूट इनको नहीं मिल सकता था। इसको कानपुर में मेडिकल कॉलेज से इसको बर्खास्त किया गया था हाँ, भाग 2013 गई में। थी वहां से। 2012 में ये भाग गई थी वहां से बिना किसी को बताए। और फिर जब इन्होंने काफी, तो आपको तो मालूम है कि हमारा ऑफिशियल जो सिस्टम है काफी लूज रोप देता है, फिर इसको वहां से उसको निकाला गया। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर आदिल अहमद रादर जो है, ये, इसकी मालूम है सर, इसका इसका एनुअल, इसका मंथली इनकम था 5 लाख रुपए महीना। हम्म, हम्म। ठीक है, ये ही वॉज इन अनंतनाग, सीनियर रेजिडेंट था, वहां से ये वेंट टू सहारनपुर, और वहां से फिर ये वहां प्रैक्टिस करता था ये। इसको भी और वहां से इस, डिसमिस किया गया था। जी 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 जी। तो ये AK इसको भी फोर्टी डिसमिस किया सेवन गया था। एक वो डॉक्टर निसार है जो यहाँ अल फलाह में काम करता है, उसको भी डिसमिस किया गया था।
जी जी। ये लोग जो है तो ये ये इतना बेसिक भी नहीं देखते कि भाई ये जो लोग हैं इनका एंटीसीडेंट क्या है। तो ये सर उसके अपने जो लॉकर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, वहां पर इसने AK-47 राइफल रखा हुआ था। ये जो महिला जो है शाहीन सैयद, इसके गाड़ी से असॉल्ट राइफल और पिस्टल रिकवर हुआ है सर। और ये क्या, व्हाट डज इट इंडिकेट? कि एक अभी जो दौर आ गया है वो हाइब्रिड टेररिज्म का आ गया है। टेररिज्म का, हाइब्रिड टेररिज्म का, हाइब्रिड टेररिज्म का आ गया है कि जहां पर आप एक प्रोफेशन भी अपना परस्यू करें और साथ साथ आप टेररिस्ट का भी काम करें। तभी उसने वहां पर रखा हुआ है AK-47 की जरूरत होगी तो सहारनपुर से वहां चले जाऊंगा, वहां टेररिस्ट एक्ट करूंगा, फिर यहां से आके फिर प्रैक्टिस करने लगूंगा। उसने गाड़ी में इसलिए रखा हुआ था कि भाई जो है इसका इस्तेमाल होगा, और उसके बाद मैं फिर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती पढ़ाती रहूंगी। सो वी हैव कम इनटू ए एज ऑफ हाइब्रिड टेररिज्म। दूसरा क्या हुआ है सर कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मैं आपको एक और कारण बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर से कोई कनेक्ट है क्या? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे क्या है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद आप उस बात को, मेरी बात के साथ आप सहमत ना हो, जी। लेकिन क्या है सर कि ये वाई दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सर ये हुआ क्या कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने तो जो उनके एयरफील्ड्स वगैरह एसेट से सब ठोका, साथ साथ न्यूक्लियर जो उनके स्टोरेज साइट्स थे उसको भी ठोका, और साथ साथ हमने जो ये आपके जिहादी तंजीमों के जो हेडक्वार्टर्स है उसको ठोका। यहां तक कि जैश ए मोहम्मद का जो है दामाद वो मारा गया उसमें। तो ये हुआ क्या सर कि एक तरह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ जो था वो हमने वो कर दिया। वी कॉल्ड ऑफ द न्यूक्लियर ब्लफ। हमारे और आपके बीच में कई बार ये चर्चा हुई है, और ये सबसे बहुत पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जहां पे इस चर्चा में हमने ये बात इस पर हम आपके साथ हमने वार्तालाप किया था, डिस्कशन हमारी हुई थी कि पाकिस्तान के के पास पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार है, आर्सनल है, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। मुझे याद है कई बार आपके साथ ये हुआ है। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन स्टेट था ही नहीं। एट बेस्ट दे मस्ट हैव मेड सम काइंड ऑफ ए डर्टी बॉम्ब। ठीक है। वो अमेरिकन ने क्या किया था ना, ये कोई लॉजिक इसको समझे कि जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ या इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, तो ये जिहादियों को इन्होंने वेपनाइज किया, और ये ब्रेजनेस्की का ये पूरा मतलब ये स्क्रिप्ट था। तो सोवियट्स वर नोन टू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ टैक्टिकल न्यूक्स। दैट इज वाई जर्मनी में आज भी वहां पर भारी मात्रा में टैक्टिकल न्यूक्स रखे। तो जहां पर इतनी निर्णायक लड़ाई हो रही हो कोल्ड वॉर में, तो आप क्या सोचते हैं कि अमेरिकन वहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लाके रखे होंगे? पहली बात। दूसरी बात कि अगर उन्हें न्यूक्लियर वेपन हथियार बना ही लिया था, उसमें आप थोड़ा सीन कंजर कीजिए। उस 10 साल में अमेरिकन और पाकिस्तानी एक थे। इतना बड़ा भी कंट्री नहीं है पाकिस्तान की उनके मतलब इतनी बड़ी चीज एक न्यूक्लियर प्रोग्राम उनसे निकल जाए उनके उससे पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर बना ही लिया था तो फिर जियाउल हक को क्यों उन्होंने उड़ा दिया? ठीक है। मेरे का कहने का मतलब है, और अब ये एक CIA वाले ने जो ANI को इंटरव्यू दिया, तो हुआ क्या सर कि ऑपरेशन सिंदूर में जब ये इन लोगों ने देखा कि अरे अभी तक तो न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में हम प्रॉक्सी वॉर चला रहे थे,
कि अगर कुछ तुमने कन्वेंशनल अटैक किया तो हम ठोक देंगे, अगर तुमने कुछ कार्रवाई की तो हम ठोक देंगे। ऑपरेशन ब्रास टैक्स चल रहा था सर, आपको मैं बताता हूं। AQ खान रैंग अप कुलदीप नैयर, हुज हार्ट बीट फॉर पाकिस्तान। कुलदीप कुलदीप नैयर साहब को बुलाया और उसने एक इंटरव्यू दिया, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि ऑपरेशन ब्रास टैक्स में इनकी फटी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने घोषणा की। एंड दिस वाज अ मिथ दैट प्रोपगेटेड बाय द अमेरिकन्स आल्सो, सो दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रीजन। और हो सकता है कि हमने अमेरिकन्स ने हमको शायद मदद की हो इसको ठोकने में, कोई वो नहीं है, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। तो हुआ क्या सर कि ये नंगा हो गए कि सब बात बर्बाद हो गया। फौज हमसे झूठ बोल रही थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। देन दे हैव सेड कि अब एक ही रास्ता है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू करो भारत के खिलाफ। दैट इज एन इजियर ऑप्शन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये इसका कारण है। दूसरा एक सबसे बड़ा इसमें जो देखने को मिला और जिसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, इस ये विमेन जिहादीज का, ये जो डॉक्टर शाहीन जो है, जब मसूद अजहर ने ये घोषणा की कि वो एक विमेन्स ब्रिगेड बनाने जा रहा है, जमायते मोमिनात। तो मुझे मोमिनात, तो उनको उसने ये मैं ये इस पर चिंतन कर रहा था कि आखिर ये ब्रिगेड क्या मतलब किस लिए है? पाकिस्तान में तो इस्तेमाल के लिए है नहीं, हिंदुस्तान में भी, सॉरी ये अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो वो तो ये भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगी, और कैसे इस्तेमाल होंगी जिसका आपने, ये डॉक्टर शाहीन जो है उसका आपने एक नमूना देख लिया। और कल को कितना आसान हो जाता है इनको बुरके में ऑपरेट करने में, कितना आसान हो जाता है। आप कहीं भी, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, अदर पब्लिक प्लेसेस है, कोई घूम रहा है बुरके लेके, और हमने कुछ ऐसा वो कर दिया है कि आप पूछ भी नहीं सकते हैं कि बुरका उठाओ। हाय तौबा मच जाएगी। तो मैंने दर्शकों से और आपसे मेरा एक सवाल है कि ये जो जमायते मोमिनात जो बना है, और जो उसका इस तरह से अभी अनरावल होगा धीरे धीरे, तो क्या देश की हित के लिए बुर्का पे बैन अब समय नहीं आ गया? ये तो करना पड़ेगा ना, श्रीलंका में ऐसे ही तो करना पड़ा था। अब समय नहीं आ गया। श्रीलंका में जो मास बॉम्बिंग्स हुई थी, उसमें तो बुर्के का बड़े एक्सटेंसिव ठीक है ना। तौर पर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद फिर बुर्का बैन कर दिया गया वहां पे। तो जो हमें इस्लामिक पहले से कंट्रीज बैन है, करना चाहिए। जो इस्लामिक कंट्रीज है, कई जगह पे सऊदी अरेबिया में बुरके को लेके काफी मतलब उसमें बदलाव किए गए हैं, सभी किए गए हैं। तो इंडिया तो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना सर, इंडिया तो इस्लामिक इस्लामिक कंट्री कंट्री तो नहीं नहीं है, है। लेकिन साहब हमें तो बड़ा वो महसूस होता है कि साहब कि कहीं सेक्युलरिज्म खतरे में ना आ जाए यदि हम कुछ इस्लामिक प्रैक्टिसेस के विरुद्ध कुछ बोल दें तो। जो इसेंशियल तो प्रैक्टिसेस नहीं है उनके विरुद्ध भी बोलने में हमको जोर आता है। जी सर, तो मैं वही कह रहा हूं कि उन लोगों ने सब बैन कर दिया, यूरोपियंस ने बैन कर दिया, हमने क्या बुरके का ठेका ले रखा है? सर मैं फिर ये कहता हूं कि देखिए, ये तो सनातन का देश है ना सर। मजहब आए आए यहां पे सनातन में, कई इस एक सब कुछ खुला है यहां पर, वो आए। लेकिन भाई अगर हम यहां पहले से हैं,
और पहले से हैं इसलिए जिसको जाना था वो चला गया, हम यहीं रहे, तो हम न तय करेंगे कि आपके मजहब का रंग और रूप क्या होगा, जैसे चाइनीज तय कर रहे हैं। आप जो हाय तौबा कर लो, उनको जो करना है कर ले, क्योंकि वो समझते हैं कि इस देश की सुरक्षा इसी में है कि ये जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो है, जो उनके नेशनहुड के कॉन्सोनेंस के साथ कॉन्सोनेंस में नहीं है, वो नहीं चलेगा। तो आपने आपने तो डिसाइड करना होगा, आपने ठेका नहीं ले रखा है ना, कतई नहीं। आपने शरीयत का, बुरका का, कैलिफेट का है, आपने ठेका ले रखा है। और ये 1921 से आपने सब कुछ का ठेका लिया हुआ है। कभी कैलिफेट का ठेका ले लेते हैं, कभी कुछ, कैलिफेट का ठेका नहीं लेते तो पाकिस्तान भी नहीं बनता शायद। तो ये एक ये बड़ा ये निर्णायक समय है सर, ये बड़ा निर्णायक समय है, और इस पर कोई डिबेट विबेट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ये आप इसको पास कर दीजिए, टेक एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बुर्का इज बैंड, कोई मतलब नहीं बनता है। Yes, for वो security लेटर reasons. It's banned for security reasons. वो लेटर बॉक्स में आप आ रहे हो, लेटर बॉक्स में क्या है, लेटर बॉम्ब है, कौन सा बॉम्ब है, अंदर में क्या है, कौन जानता है ये। दूसरा, ये तीसरा एक सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा है, ये एक डिफरेंस इसमें, ड्रोन्स का इस्तेमाल। जो इंटरोगेशन जो है उसमें एक ने कहा कि मुझे उसको अहमदाबाद से, जो अहमदाबाद वाला कहा कि उसको गुजरात के बॉर्डर से आया ड्रोन से। एक ने कहा राजस्थान से आया कि वहां से उनको ये डिलीवरी हुई है ड्रोन्स के द्वारा, पिस्टल्स और वेपन्स। तो दिस इज अनदर एंगल। लेकिन इसमें क्या एक और संदेश है दीक्षित साहब, कि मैसेज तो साफ क्लियर है कि इकोसिस्टम जो है वो बदला नहीं है, कश्मीर का इकोसिस्टम नहीं बदला है। लुक एट द एक्सटेंट ऑफ रेड्स। कहां पे आप देखिए आज कश्मीर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ रेड हुए हैं। कुलगांव में 200 लोकेशंस में रेड, 400 जगहों पे कॉर्डिनेंस सर्च, जमायते इस्लामी के प्रेमिसेस पे 1800 इंडिविजुअल्स इन कुलगाम हैव बीन क्वेश्चन। सोपिया में रेड्स हुए हैं कोई 30 लोकेशंस के, और कह रहे हैं कि मतलब हमारा इरादा पक्का है कि ये टेरर और सेपरेटिस्ट सिस्टम जो है इसको हम डिसमेंटल करेंगे। एक और वैसे लेकिन 3 कुछ जगह और भी रेड हुए हैं। आप देखिए कि लुधियाना में रेड हुई है आज, लुधियाना में जी पकड़ा जी गया जी मॉड्यूल। एक अहमदाबाद की तो हमने बात कर ही ली। इसके अलावा थाने में एक AQIS का मॉड्यूल पकड़ा गया है, और कल तेलंगाना में भी पकड़ा गया है एक मॉड्यूल। जी जी जी। नहीं, अगर आप इसमें इसके फुटप्रिंट्स को देखें, ये पूरे जो अभी ये लोग जो राउंड अप किए गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जो अहमदाबाद वाला है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान का है। ये जो है बाकी जो है ये जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड है। और ये जब अनरेवल हुआ है तो एक ही साथ अनरेवल हुआ है। तो एक तो इट डजंट रिक्वायर ब्रिलियंट माइंड टू गेस कि भैया ये एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन ये बात अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये तो, मतलब इतनी तो समझ में आ रही है कि जैश ए मोहम्मद, और हम ये जानते हैं कि ISKP जो है वो पूरा वो ISI का ही वो बच्चा है। वो ये अलग अलग उसमें नोमेनक्लेचर्स में काम करते हैं फॉर द सेक ऑफ डिनाइबिलिटी। लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इनको अलग अलग करके मत देखिए। ISKP is entirely Pakistan's baby at the Pakistan's ISI baby। तो ये देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वहां का इकोसिस्टम नहीं बदला। अब हुआ क्या सर कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये एक
इसको केवल इंटरनल पॉलिटिक्स के चश्मे से न देखें, इसका इज अ ह्यूज जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, जो जिहादी इकोसिस्टम था उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और उसी को बाद में रिक्लेम करने के लिए ये मियां आसिम मुनीर जो है, उसने ये आपका पहलगाम वाला अटैक किया था, जस्ट टू अनडू द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 370। और उसके बाद आपको मालूम है फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आप पूछ रहे थे उसका क्या असर पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ है सर, एक तो मैंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का बताया आपको, विमेन्स का बताया आपको, ड्रोन्स का बताया। साथ साथ क्या हुआ है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कश्मीर का जिहाद का है, दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कश्मीर टू हरियाणा हरियाणा एंड और मोर पर्टिकुलर। अल फलाह। मैं बता रहा हूं, आप इनका देख लीजिए, ये सब के सब वही कॉन्ग्रीगेट किए थे ये अल एक फलाह जो है ना, वो साथ। बिल्कुल मेवात के एज पे है। सर मैं आपके उस दिन जयपुर डायलॉग से मैं लौट रहा था, और ये जो आपका बॉम्बे वाला जो हाईवे है, मुंबई वाला एक्सप्रेस वे। हाईवे, आप तो हाँ एक्सप्रेस वे, आप थोड़ा सा मेवात में आप देखिए सड़क के किनारे इनके क्या क्या वो रात का अजीब अजीब सी लाइटें जली हुई हैं। वो ड्राइवर मुझे बता रहा था, कोई कह रहा था कि पता नहीं सर ये क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ मालूम नहीं। नोबडी कैन डेयर गो देयर एट नाइट। कोई कहता है ये बीफ बेचते हैं वहां पे। लेकिन आप कभी जाइएगा, इट्स अ वेरी वेरी, व्हाट शुड आई से, स्कैरी स्पेक्टिकल। तो ये जो सीजी जो है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये शिफ्ट कर गया आपको ये इन हरियाणा, दिस इन एरिया ऑफ अराउंड फरीदाबाद। सब देखा है आप वहीं पर कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं, या वहां से जुड़े हुए हैं। और वहां से फिर पैन ये अपने ये कश्मीर को दे आर कन्वर्टिंग इनटू पैन इस्लाम एक्टिविटी। इट इज नॉट कश्मीर सेंट्रिक एनीमोर। वो तो बहुत पहले ही वो खत्म हो गया था। मुंबई 26/11 के बाद इट सीज टू बी ए कश्मीर सेंट्रिक जिहाद। तो इन्होंने 370 का तोड़ ये निकाला कि आप यहां पर ये बनाओ, ये अल फला यूनिवर्सिटी की। अब अल फला यूनिवर्सिटी की एक और मैं बात बता दूं दर्शकों को, मैं देख रहा था कि इट कॉस्ट एमबीबीएस डिग्री, और मतलब डिग्री, इट कॉस्ट ए स्टूडेंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ रुपए, माय गॉड। 1 करोड़ रुपए, ठीक है सर। अब वही प्लस है। कैपिटल भी होगी। हाँ वही सब मिला जुला के मैंने जो देखा वहां पे, तो है क्या यहाँ पे कि अगर वहां पे ये टीचर्स और डॉक्टर्स कम टीचर्स का अगर ये हाल है, तो आप सोचिए कि वहां पे अ, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रेडिकलाइजेशन की क्या मतलब लेवल होगी। और आज आपके प्रोग्राम में आने के पहले कुछ चैनल्स में किसी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किया है, जहां कोई छात्र कहता है कि हाँ तो अब यहाँ डर लगता है, डर महसूस होता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी जो कि अपना माइनॉरिटी स्टेटस का खूब फायदा उठाया इसने, ठीक है, पनप रहा था हमारे बैकयार्ड में। वहां पर जो है वो कश्मीर जिहाद का, या कश्मीर का जो जिहाद का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पे शिफ्ट कर गया। तो इजंट इट टाइम दैट दिस यूनिवर्सिटी इज बैंड। हाँ, अभी तो ईडी भी पहुंच गई है वहां पे। जी। तो इसको क्या है मतलब माइनॉरिटी का? माइनॉरिटी का मतलब यह है कि आप माइनॉरिटी के नाम पर एजुकेशन ये ये करें, आपको पूरी जो गवर्नमेंट है, जो व्यवस्था है आपको पैम्पर करे, और आप भारत के खिलाफ या जिहादी पैदा करते रहे वहां से। फॉर दैट रीजन एनी ऑफ दीज कॉन्वेंट स्कूल्स एंड ऑल खुलते हैं, माइनॉरिटी के नाम पे पैसे कमाते हैं उसके नाम पे।
पैसे कमाते हैं हिंदुओं से। दूसरे स्कूल उसके साथ compete नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं और उनपे हजार स्टिपुलेशन और रिस्ट्रिक्शंस है। आपने ये लेना है, आपको इस तबका से भी 25% लेना है, वगैरह वगैरह। तो ये धंधा भी, देखिए, ये सारी चीजें हैं। जब कुछ ऐसी घटना घट तो हमको इस पर बड़े गहराई से इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। पहली चीज मैंने बुरके पर कही। दूसरी, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या मतलब है सर? दूसरा, आपने कभी ये सोचा है कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी एक अड्डा, ये जामिया मिलिया एक अड्डा, आपने उनका वो देख लिया उस समय जो शाहीन बाग में था? क्या होगा ये नेशनल नेशनल कैपिटल रीजन का? उधर ज्यादा दूर नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो तो है ही। वो तो वो पैदा करती है ना सर, वो कवर फायर देने वाले लोग। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो कवर फायर देने वाले लोग तैयार करती है। उसके बाद ये तो मैंने कहा कि जो क्या फर्क था पहले के अटैक्स जो हुए हैं, जिहादी अटैक्स, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, विमेन, ये आपके ड्रोन्स। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जियोपॉलिटिकल हालात बदल चुके हैं, या ये बदले हुए जो सब कॉन्टिनेंट में जो जियोपॉलिटिकल हालात जो है, क्या इस्लामिक नैरेटिव अचानक बदल गया है? मुझे तो ऐसा लगता है। और क्यों? जब हम सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लाम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ है? आसिम मुनीर एक क्लेरिक का बेटा है, जस्ट लाइक जियाउल हक। वो डाउट किया जाता है कि ये तो मोस्ट एमिनेंट कैंडिडेट है, चाहिए हाफिजे कुरान है ये। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मुझे कोई ला दीजिएगा, जो भी आप इनाम रखना चाहें आप रखेंगे, और मैं कुरान लेके बैठूंगा और वो वर्ड बाय वर्ड वो रिपीट कर दे उसको, और उसमें ये भी बताता चले, हम बैठेंगे साथ में वहां पे, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, अरबिक हो तो उसको रोमन अरबिक में लिखा जाएगा, ठीक है ना, लिखा हुआ मैं पढ़ लूंगा, एंड देन वी विल गो वर्ड बाय वर्ड। और उसमें हर एक उसके बाद आयत के बाद वो लिखा हुआ है ना, मक्का मदीना, वो भी उसको बताना होगा। साहब, जो जिसकी चैप्टराइजेशन कोई लॉजिकल ऑर्डर में नहीं की गई हो, हाउ कैन यू, आप कैसे उसको ये कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं? So this is the biggest fraud, being perpetuated. तो ये क्या है सर कि आसिम मुनीर ने अभी, वो क्या हुआ है कि वो तो हुआ ही है, उसने जो मिलिट्री का जो लेक्सिकन है सर, उसमें ये सब टर्म्स, वो फितना की बात कर रहा है, खवारिज की बात कर रहा है। दर्शकों को बता दो, फितना का मतलब होता है सिविल वॉर। तो सेवेंथ एट सेंचुरी में इनकी आपस में काफी इनके सिविल वॉर्स चल रहे थे इस्लाम में, तो उसका वो रेफरेंस दे रहा है। उसके बाद वो रेफरेंस दे रहा है आपको इसका, ये खवारिज वो होते हैं जिसने जो रिबेल करता है, तो कहते हैं कि अली का कत्ल जो है वो किसी खवारिज ने ही किया था, ठीक है ना। तो ये व्हाई आर दे यूजिंग द टर्म टू discourage and disparage the Balochi liberation movement? ये तो फितना कर रहे हैं, ये खवारिज कर रहे हैं, तो ऐसे टर्म्स ही यूज कर रहा है। और इसका एक जो आपको बता दे, यही नहीं, इस लेक्सिकन को प्रोपोगेट वो भी कर रहा है, जो इसका DGISPR है, सम हिज नेम इज सम चौधरी,
और लेफ्टिनेंट जनरल क्या नाम है, अहमद चौधरी, हाँ अहमद चौधरी। सर ये बशीरुद्दीन मोहम्मद का एक बेटा है जो अपने आप को न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहता है, और इसका बाप जो है ही वाज ट्राइंग टू सेल न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी, इन ब्रैकेट डर्टी बॉम्ब, टू ओसामा बिन लादेन। ठीक है सर। तो एक ऐसा आदमी यहाँ पे आ गया है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि द सर्कल हैज मूव्ड, मतलब पाकिस्तान हैज मूव फुल सर्कल फ्रॉम जियाउल हक टुल नाउ। यहां पे क्या हुआ है सर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में बांग्लादेश has अगेन बिकम ईस्ट पाकिस्तान। वो एक सलाउद्दीन कैरेक्टर है, उसने वहां पर वो यूट्यूब बड़ा वायरल हुआ, वो कह रहा है कि वे पूरे मतलब यहाँ से बांग्लादेश सॉइल से जो हमारे हफीज सईद साहब है हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे। ये जिहादी तंजीमों के जो सरगना है वहां पर बार बार ये चिकन नेक एरिया का वो दौरा कर रहे हैं। उनके जो ओहदेदार हैं मिलिट्री के बड़े ओहदेदार, वो वहां पे ये कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा ये देखें सर, पूरा जो अभी इकोसिस्टम जो बदल गया है, इसका क्या आप इन्फरेंस निकालते हैं? मेरा इन्फरेंस क्या है सर, हो सकता है आप मेरे से सहमत ना हो, ये है कि किसी जमाने में इसी तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया था when they had to defeat the Soviet Union. क्या ये इकोसिस्टम, दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ इस्लाम, उसी तर्ज पे दोबारा किया जा रहा है टू कंपेल द चाइनीज टू रोल बैक इन टर्म्स ऑफ BRI, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक ये भी खबर है, वो बांग्लादेश का जो बांग्लादेश का जो एक्स होम मिनिस्टर है, उनका बयान है, कमल कमाल कमाल या कमल उनका, कमाल कि कमाल कमाल वो जमायते इस्लामी एंड इस्लामिक छात्र शिविर जो उनका स्टूडेंट विंग है, हिज फिगर्स आर 1 मिलियन रोहिंग्या को वो जिहादी के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये कितने तो इनका टोटल है? इनपुट है। नहीं, अब जो भी है उस उनका फिगर्स है, मैं आई एम नॉट सेइंग ही हैज सेड इट, ठीक है, मैं अच्छा, आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो वो जब ये रोहिंग्या की पॉपुलेशन के फिगर जो आते हैं उसमें पता चलता है कि रोहिंग्या की वन टोटल उन्होंने संख्या कितनी है? उनको मतलब जो भी हो वट एवर द फिगर्स दैट, बट उनको उनको भी वेपनाइज किया जा रहा है। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से कोल्ड वॉर के समय में सोवियत यूनियन को वो किया गया था, ये जिहादी वेपनरी तैयार करके, चाइनीज को भी उसके साथ डील करने के लिए दोबारा वैसा ही एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, और इसका असर तो हम पर पड़ेगा। लेकिन अब आता है कि इसका इसका सोल्यूशन क्या है। आपने एक बात मैं बता दूं आपको कि जिहाद जो है ना, ऑपरेशन सिंदूर में आपने बिल्कुल टेक्नोलॉजी का वो किया, एक असाधारण एक नमूना पेश किया भारत, योर टेक्नोलॉजिकल प्रॉवस। सर जिहाद का टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब आइडियोलॉजी से है। टेक्नोलॉजी इज सबॉर्डिनेटेड टू आइडियोलॉजी। आपकी इंडिया जो इंजीनियरिंग डिग्री है, इट इज सबॉर्डिनेटेड टू जिहादी आइडियोलॉजी। आपका मेडिकल डिग्री है, दैट इज सबॉर्डिनेटेड टू यू नो टू जिहादी आइडियोलॉजी। जब पाकिस्तान ने अपना बम बनाने की कोशिश कर रहा था तो क्या बोला, इस्लामिक बॉम्ब, बिकॉज दैट न्यूक्लियर साइंस जो भी है, दैट वाज सबॉर्डिनेटेड टू जिहादी टेक्नोलॉजी।
AQ खान ने क्यों बेचा इस्लामिक कंट्रीज को, अपना ये बेचने की कोशिश की, जो भी सेंट्रीफ्यूज का उसका एक्सपर्टीज था, बिकॉज इट वॉज सबऑर्डिनेटेड टू जिहादी टेक्नोलॉजी। बशरुद्दीन अहमद, जो जिसका बाप जो ISPR चौधरी का बाप था, उसने क्यों कहा? बिकॉज इट वॉज सबऑर्डिनेटेड टू जिहादी टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे हकीकत है। तो जब ये आइडियोलॉजी, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं, तो ये है भाई कि इनके स्क्रिप्चर्स में गजवाए हिंद है। वो क्या भी एक नया ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, अंसार अंसार गजवाए गजवातुल हिंद। हिंद, हिंद देखिए, तो अंसार अगर गजवातुल हिंद। अगर 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 उनके उसमें है, आइडियोलॉजी में है कि गजवाए हिंद, ठीक है ना, और दैट इज कॉलिंग फ्रॉम अल्लाह एंड नोबडी लेस। तो अगर ये अल्लाह का कॉलिंग है, तो सर हमको तो फिर उल्टी धारा कौन चलाएगा? हम ही चलाएंगे ना। ये आपको क्या वो कहते हैं ना, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। ये हमारा मैनिफेस्ट डेस्टिनी है कि हम गजवाए इस्लाम चलाएं। ये आपके जयपुर डायलॉग्स में भी मैंने ये बात कही थी, छोटा मत सोचिए। बुरके का तो मैंने कह दिया, अल फला यूनिवर्सिटी का कह दिया। यहां से कृपया गजवाए इस्लाम चलाएं, और उसके लिए आपके लिए जो आइडियोलॉजिकल करेज आपको होगा। वो ठीक है, आप लोगों के एफर्ट से, बहुत से लोगों के एफर्ट से कुछ कुछ मैं देख रहा हूं, जिस तरह का लोगों का रिस्पांस था आपके जयपुर डायलॉग्स में। और मैं तो हैरान था सर, मैं लोगों से मिलता था, वो रो पड़ते थे। कोई एक एक शख्स ने मुझे रोते हुए कहा, यंग आदमी था, कि मैं क्या आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, मेरी उम्र आपको लग जाए। तो मैंने उसको कहा, भाई ऐसे मत बोलो यार, मैं भी रोने लगूंगा, ठीक है ना। तो वो मैं देख रहा हूँ, जज्बात देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इकोसिस्टम को बदलते हुए, वो रेनेसा मैं देख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और स्पीड अप करने की जरूरत है। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने कहा कि कुछ ऐसे पहलू आपके पास रखूं जो कि जिसका मैंने विश्लेषण किया है। बाकी तो जो ये डिटेल्स जो है, वो तमाम अखबार और आप चैनल्स में आपको देखने को मिलता और सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आपने अच्छा जीवंत विश्लेषण किया, और निश्चित रूप से जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन सबके लिए ये सोचने की बात है, और एक नैरेटिव के स्तर पर और शत्रुबोध के स्तर पर थोड़ा और एक्टिवेट होने की आवश्यकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।